चल रहा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से तक्षशिला IAS एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका शिक्षक, आपका मेंटर एसके यादव। तो जैसा कि वादा किया था मैंने कि हाँ, कल का जो हमारा दिन था बेसिकली वो किस लिए था, वो हम सिर्फ बात कर रहे थे सिलेबस पे, है ना, कि क्या सिलेबस होगा, क्या यूपीएससी का पैटर्न है, उन सब चीजों पे हमने बात की। आज का जो हमारा दिन है, हमने कहा था कि आज से हम शुरू करेंगे इकोनॉमिक्स, है ना। तो आज से हम भारतीय अर्थव्यवस्था इस चैप्टर को, इस सब्जेक्ट को शुरू करने वाले हैं, जो आपका पेपर 3 में आएगा। बेसिकली इसमें हम प्री प्लस मेंस दोनों कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इसके कुछ टॉपिक्स में आपको बेसिकली भी आप चाहें तो देख लें कि कौन कौन से टॉपिक्स हम इसमें आप कवर अप करने वाले हैं, ठीक। तो यहां वहां की बातें नहीं करता, सीधे टॉपिक पे आता है। देखिए, तो एक सेकंड, चलो। इंडियन, ठीक है, चले। तो आज हम बात करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी के बारे में, जो कि आपके यूपीएससी के 3rd पेपर में आने वाला है ना। तो आज पहले शुरू करने से पहले हम तो ये देख लें कि हाँ, हमें इनमें किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है, ठीक है। इस सब्जेक्ट में बेसिकली कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर अप करेंगे, ठीक। तो पहला हमारा जो टॉपिक होने वाला है, पहला होगा इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना। आजादी के वक्त भारतीय अर्थव्यवस्था, आजादी के वक्त भारतीय अर्थव्यवस्था। देन इसके बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक होने वाला है, इसके बाद जो हम दूसरा टॉपिक करेंगे सेकंड, वो होगा हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, समृद्धि एवं विकास। तीसरा हम जो टॉपिक करेंगे वो होगा FYP, 5 ईयर प्लान। फोर्थ जो हम टॉपिक करेंगे वो होगा हमारा मनी एंड बैंकिंग, है ना। फिफ्थ हमारा जो टॉपिक होने वाला है इन्फ्लेशन। 6 पॉवर्टी। 7th अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। समझ लिया आपने। पहला देखिए, पहला हमने टॉपिक कौन सा रखा था, इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, देन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, FYP मनी एंड बैंकिंग, इन्फ्लेशन, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। देन इसके बाद हम कौन सा टॉपिक पे आएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट के बाद जो हम 8वां टॉपिक लेंगे वो हम रख सकते हैं, क्या रखें, चले लैंड रिफॉर्म कर देते हैं, है ना। 9 सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। अगला सतत विकास। 10 इंडेक्स। 11 बजटिंग, है ना, एंड बजट, बजटिंग एंड बजट। देन 12 इंस्टीट्यूशंस। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट गया हमारा, नेशनल इनकम। बेसिकली इसमें कई सारी चीजें आएंगी, जैसे हमारा GDP हो गया, है ना, GNP हो गया, ठीक, PCI हो गया,
जीवीए हो गया, ठीक है, इसी में एनडीपी भी आएगा, डीपी इसी में आएगा, एनपी। ठीक, तो ये कुछ कोर टॉपिक्स होने वाले हैं जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछेगा आपके एग्जाम में, चाहे वो प्री हो चाहे वो आपका मेंस हो। ओके, तो चले शुरू करते हैं। इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, आजादी के वक्त भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक, यह है हमारा सब्जेक्ट, बेसिकली हमारा टॉपिक। अच्छा, ये टॉपिक मैंने क्यों चुना, क्या रीजन है यहां से शुरू करने का? तो देखिए, यहां से शुरू करने का एक मात्र रीजन है, ठीक है, आज आप जहां भी है मतलब आज आपकी स्थिति जो भी है, आज आप जिस भी सिचुएशन में है, उसके बीच आपने अपने पीछे कहीं ना कहीं जिंदगी में बोए हुए हैं। आज आप जिस भी परिस्थिति में है, आपकी परिस्थिति बहुत अच्छी है, हाँ, तो पीछे आपने उस तरह काम किए हैं। आज आपकी परिस्थिति बिगड़ी है, तो हाँ, पीछे आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है या आपने कुछ किया, वो उसी का एक परिणाम है ना। तो अगर हमें अपने आज को समझना है, हमें आज की भारतीय अर्थव्यवस्था को समझना है, तो हमें समझना होगा जब इस अर्थव्यवस्था को चलाने की जिम्मेदारी भारत के आजाद कंधों पर पड़ी, वह वक्त क्या होगा? 1947 से 1950 का वह टाइम पीरियड है ना। अच्छा ठीक है, चलिए वो टाइम पीरियड तो ठीक, उस समय हमें वो जिम्मेदारी मिली, लेकिन उसके पहले उस समय हमें जिम्मेदारी मिली, तो क्या भारत उसके पहले नहीं था? तो उस समय स्वरूप क्या था? उसके पहले कैसे इंडियन अर्थव्यवस्था चल रही थी, भारतीय अर्थव्यवस्था चल रही थी? कोई तो तरीका होगा ना कि हाँ, उसके पहले भी भारतीय अर्थव्यवस्था तो चल ही रही थी, कैसे चल रही थी, है ना। तो देखिए, हम भारतीय अर्थव्यवस्था को पढ़ते समय 3 पैटर्न में इसे बांटेंगे, ठीक है। हम 3 टाइम जोन में इसको रखेंगे, बेसिकली 3 टाइम जोन में रखेंगे। कैसे 3 टाइम जोन में रखने का मतलब है, पहला 1947 से पहले का टाइम पीरियड, है ना, 1947 से पहले का टाइम पीरियड। देन फिर हम रखेंगे 1991, ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर माना जाता है, एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, ये साल बहुत बड़ा माइलस्टोन है, क्योंकि इस समय हमने अपनी अर्थव्यवस्था में बहुत सारे बदलाव किए थे। ये 1999 है। डन। उसके बाद एक दूसरा टाइम पीरियड है हमारे पास जिसे हमें समझना होगा, वो क्या है? 2010, या एक काम करो 2010 नहीं, इसे आप करें 2024। आज हम कहां हैं, आज के टॉपिक में बात होगी, और आज से आगे 2047 तक हमारा लक्ष्य क्या है, हम उससे बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा, आज आप जिस भी स्थिति में है, उसके बीच कहीं ना कहीं आपने पहले बोए हैं, तो 2047 में जो होने वाला है उसके बीच, एक्चुअली हाथ में दर्द है थोड़ा, 2047 में जो भी होने वाला है उसके बीच हम अब बोल रहे हैं 2024 में, और 2024 में जो है उसके बीच 1991 इसमें जो हम थे उसके बीच यहाँ, और 1947 में जो थे उसके बीच, इसके पहले के समय में बोए गए। हमें उन्हीं को समझना होगा। एक एक तार को जब यदि हम जोड़ेंगे, एक एक बिंदु को, तो आराम से माला तो अपने आप बन जाएगी। बस हमें एक एक मोतियों को एक धागे में पिरोना है। इंडियन इकोनॉमी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, एक बहुत छोटी सी चीज है, बस हाँ फेर है वहां पे चीजों को समझने का, चीजों को जानने का, वो हम जाने। ठीक, कैसे आपका साथ रहा तो चीजें बेहतर होंगी, सो डोंट वरी। ठीक है, तो पहले तो आप ये समझना है कि बेसिकली मैंने ये टाइम पीरियड क्यों चुना हुआ है, मैंने ऐसा क्यों बांटा। तो यहां पे आप समझे 1947 या 51 की बात करें तो इस समय हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो थी $59 बिलियन। कितनी थी इस समय हमारी अर्थव्यवस्था? थी $59
बिलियन डॉलर। 1991 में 270 बिलियन डॉलर। इस समय थी है 3.397 ट्रिलियन डॉलर। 2047 में हमने सोचा है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को 30 ट्रिलियन डॉलर बनाएंगे और इस समय हमारा देश क्या हो चुका होगा? विकसित हो चुका होगा। अब परेशान मत होइएगा कि विकसित क्या है, या मैं ऐसे बता रहा हूं कि हाँ 59 बिलियन डॉलर में हमारी जीडीपी जो हमारी अर्थव्यवस्था थी, तो 59 बिलियन डॉलर क्या है, इसके लिए परेशान मत होइएगा। इसके लिए परेशान मत होइएगा कि हाँ 270 बिलियन डॉलर में कह रहा हूं तो ये क्या है, 3.397 बिलियन ट्रिलियन डॉलर कह रहा हूं तो ये क्या है, या 30 ट्रिलियन डॉलर जो हमने 2047 में हमने जीडीपी को रखने का एक सपना सोचा है वो क्या है, इसके लिए परेशान मत हो। ये धीरे धीरे आपको चीजें मिलेंगी। ठीक, तो चले पहले मैं आपको एक छोटा सा टर्म बता देता हूं कि व्हाट इज द मीन ऑफ जीडीपी, है ना। एक बार आप जीडीपी समझ जाए उसके बाद फिर मैं शुरू करूंगा इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, कैसे समझे। ये चैप्टर का नाम तो आप याद ही रखिएगा, ये रहेगा ही रहेगा। ठीक है, जैसे मैं इसको अगर कॉपी कॉपी कहां से हुआ भाई, कॉपी हो गया, छुपाए पेस्ट कैसे होगा। चल कोई बात नहीं, है ना। तो पहले मैं आपको जीडीपी बता दूं ये, ताकि ये 59 बिलियन और 270 बिलियन और उसके आगे का जो कहानी है वो आप समझ जाए। देखिए जीडीपी एक चीज होती है, ठीक है, जीडीपी एक मापन है जो किसी भी अर्थव्यवस्था की बेसिकली स्थिति को बताता है। क्या है? जीडीपी एक मापन है जो किसी भी अर्थव्यवस्था की एक पॉइंट पे सिचुएशन को बताता है। जैसे अगर मैं हम कहें तो इसकी छोटी सी परिभाषा है कि एक फाइनेंशियल ईयर में, एक फाइनेंशियल ईयर में किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर, ठीक है, किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य, ठीक है, क्या किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, ये क्या कहलाएगा? जीडीपी। देखिए इसे हम और बड़े तरीके से और अच्छे तरीके से समझेंगे, अभी बस मैं आपको एक कॉमन फेस में समझा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इसमें तो बहुत कुछ चीजें जुड़ती हैं। ईईजेड जुड़ेगा, ठीक है, हमारे जो डिप्लोमेटिक ऑफिस है वो जुड़ेंगे, हमारे जो पोलर रीजन्स है वहां पे जो हमारे क्या नाम है अनुसंधान क्षेत्र है वो जुड़ेगा, डीप स्पेस जुड़ता है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अभी बेसिकली आप इतना समझे कि किसी एक देश के भौगोलिक क्षेत्र के अंदर या किसी अर्थव्यवस्था के अंदर उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहते हैं। जैसे मैं आपको एक आसान भाषा में कहूं तो किसी एक अर्थव्यवस्था के कुल संसाधन को क्या कहेंगे हम? जीडीपी। ठीक है, किसी अर्थव्यवस्था के कुल संसाधन को हम क्या कहते हैं? जीडीपी। ठीक, किसी अर्थव्यवस्था के कुल संसाधन को हम क्या कहेंगे? जीडीपी। जैसे अगर हम बात करें कि हमारे देश के अंदर, आप एक मिनट के एज्यूम कर लें कि हमारे देश में कुल कितनी चीजों का उत्पादन होता है। मान लीजिए कि हमारे यहाँ चेयर बनती है ना, हमारे यहाँ चेयर बनती है, हमारे यहाँ कुछ नहीं बनता, हमारे यहाँ खाली टेबल बन जाती है, हमारे यहाँ और कुछ नहीं बनता, हमारे यहाँ ये डिजिटल बोर्ड बन जाता है, हमारे यहाँ ये मार्कर बन जाता है, इसके अलावा और कुछ बनता ही, इतनी चीजें बनती है। चेयर बनी 10, ये है क्वांटिटी, ये है प्राइस, और इसकी प्राइस भी है 10, मल्टीप्लाई कर दिया कितना? 100। ऐसे ही हर एक की क्वांटिटी थी, हर एक की प्राइस थी, और टोटल जो निकल कर आ रहा था 100 रुपए। ठीक, तो हमारी जीडीपी बनी कितना? 400। ठीक है, देश में इतनी ही चीजें बनी, इस क्वांटिटी में इनकी प्राइस थी, हमने ऐड कर लिया, क्या हो गया? जीडीपी। ठीक है, तो बेसिकली जब हम 1951 की बात कर रहे हैं उस समय हमारे देश में जितना संसाधन था उस पूरे संसाधन की कीमत थी सिर्फ और सिर्फ 59 बिलियन डॉलर। जस्ट फिर हम आगे बढ़ते हैं, 1991 तक आते हैं। उस समय हमारी जीडीपी ग्रो कर चुकी थी और हमारी जीडीपी पहुंच गई थी 270 बिलियन डॉलर। अब वर्तमान में हमारी जीडीपी है 3.397 ट्रिलियन डॉलर। ये कैसे? ठीक, ये हम अभी समझेंगे। लेकिन अब हम बात करते हैं, क्योंकि अब मैं ग्रोथ की बात करूंगा, चीजों की बात करूंगा, जीडीपी की बात करूंगा, तो आपको पता रहेगा, आइडिया रहेगा, इसलिए मैंने जीडीपी का ओवरऑल बता दिया। अब हम आ रहे हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो वो समझने के पहले कि आजादी के वक्त हमारी अर्थव्यवस्था कैसी थी, हमें उसके भी पहले जाना पड़ेगा कि इकोनॉमी की शुरुआत बेसिकली हुई कहां से।
है ना, या हुई कहां से होगी। ठीक, देखिए कीन्स की बात या जीडीपी जो सबसे पहले जिन्होंने नापा था मिस्टर पैटी, उन सब की बात करेंगे हम, बाद में करेंगे, लेकिन वक्त आने पर। ठीक, तो देखिए किसी भी अर्थव्यवस्था को चलने के लिए कुछ तबकों की जरूरत होती है। कुछ तबके का मतलब क्या है, कुछ क्षेत्र, कुछ फैक्टर्स की जरूरत होगी। जैसे किसी भी अर्थव्यवस्था को रन करने के लिए पहली जरूरत होती है बेटा प्रोड्यूसर की, है ना, प्रोड्यूसर की। और सेकंड जो जरूरत होने वाली है वो होगी लेबर की या कंज्यूमर की। ठीक, एक तो जरूरत होने वाली प्रोड्यूसर की, दूसरी हमें जरूरत होने वाली है लेबर की या कंज्यूमर की। कैसे, समझो। जो प्रोड्यूसर है वो बेसिकली क्या करेगा, ये प्रोडक्ट का उत्पादन करेगा, है ना, और ये लेबर कंज्यूमर क्या करेंगे, लेबर का काम है उस प्रोडक्ट की खपत कर, प्रोडक्ट के उत्पादन में सहायता करना, ये भी उत्पादन में सहायता करेगा। और कंज्यूमर क्या करता है, उसकी खपत करता है, वही खरीदेगा और उसका यूज करेगा। है? तो शुरुआत कहां से होती है, ठीक है। एक प्रोड्यूसर है जो एक व्यक्ति है, जैसे कि आप हैं, मान लीजिए कि आपको एक कंपनी खोलनी है, आप एक कंपनी खोल रहे हैं, तो आप क्या है, आप है प्रोड्यूसर, ठीक है, आप है उत्पादक। और आप जो अपनी कंपनी खोल रहे हैं तो आपको अपनी कंपनी में काम करने के लिए लोगों की आवश्यकता तो होगी, है ना, आपको लोगों की आवश्यकता होनी है। और वो काम करेंगे जो लोग होंगे वो कौन होंगे, लेबर। अब एक इकोनॉमी का सिस्टम है, देखिए आज हमारे लिए संसाधन क्या है, पैसा, है ना, घर जमीन जायदाद प्रॉपर्टी, ये सब हमारे लिए पैसा ही, हमारे लिए रिसोर्सेज है एक कॉमन भाषा में। लेकिन जब हम ये सब चीजें नहीं समझते थे तो क्या तब हमारे लिए कोई रिसोर्स नहीं रहा होगा, क्या तब हमें चीजों की जरूरत नहीं पड़ी होगी। देखिए जब हम बहुत मतलब इस मुद्रा को हमने लॉन्च नहीं किया होगा, मुद्रा नहीं आई होगी, उसके पहले भी हमें चीजों की आवश्यकता पड़ी होगी, क्योंकि एक इंसान को अपने जीवन में जितने चीजों की आवश्यकता होती है वह स्वयं नहीं बना सकता होगा, उसे किसी न किसी की जरूरत पड़ी होगी, है ना। और ये चीजें आपने भी देखी हुई ना कहीं देखी होंगी। तो मान लीजिए एक लेबर है, एक प्रोड्यूसर है, एक लेबर एक प्रोड्यूसर को, उत्पादक को क्या देता है, अपना श्रम, और प्रोड्यूसर अपने लेबर को क्या देता है, सॉरी, प्रोड्यूसर अपने लेबर को क्या देता है, वो उसे दे सकता है गुड्स। स्टार्टिंग इकोनॉमी की यहीं से हुई, है ना। आज भी बहुत सारे गांव में कुछ घर ऐसे होते हैं कि हाँ, जब आपके पास नहीं होता और बच्चों को कुछ खरीदना होता है तो क्या करते हैं, वो जाते हैं, 1 किलो गेहूं दे दिया, चावल दे दिया, या धान जो है वो दे दिया, और उसके बदले में उन्हें एक सर्टेन अमाउंट की कोई चीज मिल जाती है ना। तो वहां पे क्या हुआ, बेसिकली गुड्स मिला, क्या पैसे मिले, नहीं, आपने किसी के यहां काम किया और काम करने के बाद उसके बदले आपको क्या मिल गया, उसके बदले आपको मिल गया श्रम, श्रम, सॉरी, आपने किसी के यहां काम किया, आपने क्या दिया, श्रम दिया, और उसके बदले ओनर ने आपको क्या दे दिया, गुड दे दिया, सामान दे दिया। जैसे हमारे यहाँ अभी एक चलन है कि बेसिकली गांव से ही है ना, तो गांवों में प्रचलन है कि कुछ लोग होते हैं वो हमारे कहते हैं कि काम करेंगे भैया, हम आपके यहाँ जो धान है ना, चावल जो खेती होती है धान, हम धान आपका काट देंगे, पीट देंगे, इसके बदले जो धान का वो पुआल है, पैरा है बेसिकली, उसे हम लेकर जाएंगे। ऐसा वो क्यों करते हैं, क्योंकि पुआल की जरूरत उनके है, उनके यहाँ जानवर है, तो हमारा काम हो जाएगा, हमें वर्कर नहीं रखने पड़ेंगे। तो उन्होंने हमारा काम किया, धान की पिटाई की, पुआल से धान को निकाला, तो उन्होंने अपना क्या दिया, श्रम, उसके बदले मैंने उन्हें क्या दे दिया, पुआल, दूध दे दिया, ठीक है, श्रम के बदले। फिर एक दूसरा तरीका है, जब आप किसी को कोई वस्तु दो और कोई एक व्यक्ति आपको उस वस्तु के बदले दूसरी वस्तु दे जिसकी आपको जरूरत है, ठीक है, तो यहां भी क्या हुआ, वस्तु के बदले वस्तु। तो जब वस्तु के बदले वस्तु या वस्तु के बदले सेवा मिलने लगे, ठीक है, वस्तु के बदले वस्तु या वस्तु के बदले सेवा मिलने लगे, तो इस चीज को बोलते हैं बेटा वस्तु, इसको बोलते हैं वस्तु विनिमय। और अर्थव्यवस्था की शुरुआत होती है यहीं से, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि हमारे समाज में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने जरूरतों की सारी चीजों का निर्माण स्वयं कर सकता हो। तो कुछ चीजें उसके पास है, कुछ चीजें किसी और के पास है, और अपनी जरूरत के मुताबिक सब चीजों का फेरबदल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां तक की बातें समझ में आई कि वस्तु विनिमय। अब देखें, हम इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका प्रोड्यूसर, है ना, ये आपका प्रोड्यूसर, ये है आपका लेबर या कंज्यूमर। देखें, एक लेबर अपने प्रोड्यूसर को देता है अपना श्रम, है ना, अपना लेबर देता है,
और प्रोड्यूसर हमेशा अपने लेबर को क्या देगा? प्रोड्यूसर हमेशा अपने लेबर को देता है बेटा गुड्स दे सकता है, या जब पैसे आ गए, मुद्रा आ गया तो पैसे देने लगा, या सर्विस दे सकता है, इनमें से कोई भी चीज दे सकता है। ठीक है, ऐसा बढ़िया अच्छा खाता चल रहा था। ठीक, ये सब बढ़िया से अच्छे खासे तरीके से चल रहा था इंडिया में, हर जगह यही। लेकिन यहीं पे जो लेबर होते हैं इनकी कुछ आकांक्षाएं होती है ना, इन लेबर की, इन कंज्यूमर की कुछ आकांक्षा होती है, और आकांक्षा इनकी क्या होती है? अरे वो वाली आकांक्षा नहीं भाई, तुम ना करो। आकांक्षा का मतलब क्या है? इनकी कुछ जरूरतें, जैसे चाहते हैं कल्याण, है ना। कल्याण का मतलब क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, रकम, है ना। इन्हें क्या चाहिए होगा? रोटी, कपड़ा, मकान, रकम, यही तो वेलफेयर है। ठीक, और प्रोड्यूसर क्या चाहता है कि इसके यहां जो जिन चीजों का उत्पादन हो रहा है उसकी जो क्वालिटी है वो कैसी हो? अच्छी हो। जिन चीजों का उत्पादन हो रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है? अच्छी हो। वो क्या कौन चाहेगा? प्रोड्यूसर। ठीक, लेकिन क्या प्रोड्यूसर को इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि जो लेबर उसके यहां काम करने आया है ना, जितनी सैलरी प्रोड्यूसर लेबर को दे रहा है, जो ओनर है वो लेबर को जितनी सैलरी दे रहा है, उसके घर का खर्चा चल रहा है नहीं चल रहा है, वो जिस रास्ते से आता है वो रास्ता ठीक है या नहीं ठीक है, या उसके घर में किसी की तबीयत खराब है, क्या कोई फर्क पड़ता है? नहीं। आज भी अगर आप कहीं जॉब करने जाए तो सैलरी अपने हिसाब से वो देगा, आपके हिसाब से नहीं। बहुत ही ऐसी विरल परिस्थितियां होती है जब आपके हिसाब से सैलरी आए, और उस समय तो बिल्कुल भी नहीं होती थी। आज ऐसा कंडीशन, ऐसी आईटी और चीजें हो गई है कि हाँ सैलरी आपके हिसाब से पूछी जाती है, अदरवाइज सैलरी वो अपने हिसाब से देता है। कोई भी जो प्रोड्यूसर है वो अपने बेनिफिट, अपनी चीजों को रखकर ही आपको सैलरी देता है। देखिए, इसमें मार्क्स का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है ना, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत क्या कहता है? मार्क्स कहता है कि एक जो लेबर है वो अपने ओनर को जब 100 रुपए का काम करके देगा तो 20 रुपए लेबर को सैलरी मिलती है और 80 रुपए जो है ओनर अपने पास रख लेता है। ये कहता है मार्क्स। तो कॉमन सी बात है भाई, प्रोड्यूसर आपको जो सैलरी देता है वो आपकी मेहनत से भले दे रहा है, लेकिन उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी चीजें उससे हो रहा है नहीं हो रही। ठीक, अब यहां पे क्या होगा? जब लेबर इन सब चीजों की मांग करेगा किससे? प्रोड्यूसर से, और प्रोड्यूसर वो चीज नहीं देगा क्योंकि वो तो कहेगा कि हमने आपको सैलरी दे दी है तो हम आपको चीजें क्यों दें? तो ऐसे में ये लेबर प्रोड्यूसर के खिलाफ विद्रोह करेंगे या नहीं करेंगे? रिवॉल्ट करेंगे। वो यूनियन बनाना, चीजें करना, कि काम भी नहीं करना, पैसे भी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में बेटा यहां पे एक रोल आता है एक संस्था का, विच इज कॉल्ड स्टेट। और पेन ले ले। एक रोल आता है एक संस्था का जिसे हम कहते हैं स्टेट। अब स्टेट का मतलब ये नहीं है कि राज्य की हम बात कर रहे हैं या फिर देश की सरकार की बात कर रहे हैं। यहाँ स्टेट का मतलब हम हर उस व्यक्ति, हर उस संस्था की बात कर रहे हैं जो आपके ऊपर रूल कर रहे हैं, है ना। आज के जमाने में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ऐसी संस्थाएं हैं। पहले राजा होते थे, आपके जो लाला है जो आपको पैसे दे रहे हैं, ये सब तरह से, ठीक, जो आपके ऊपर रूल कर रहे हैं बेसिकली स्टेट। इसने कहेगा प्रोड्यूसर को कि डोंट वरी ब्रो, आप परेशान मत हो, हम आपको देंगे सिक्योरिटी। किससे? लेबर से। तो लेबर कहेगा उनको दे दिया, हमारा क्या? तो इनको कहेगा हम आपको देंगे कल्याण। हम आपको क्या देंगे? कल्याण। बोलेगे ठीक है भाई, आप हमें दीजिए कल्याण। क्या दीजिए? रकम, रोटी, कपड़ा और मकान। ये भी खुश कि हमें क्या मिलने वाली है? सिक्योरिटी। लेबर हमारा कुछ नहीं करेगा, लेकिन राज्य देगा कैसे? क्योंकि राज्य को ये काम करने के लिए क्या चाहिए होगा? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। राज्य को लगेंगी नहीं चीजें बनाने के लिए, तो राज्य क्या करेगा? वो इनसे भी लेगा टैक्स और इनसे भी लेगा टैक्स, और उसी टैक्स को उनके कल्याण के लिए और उनकी सिक्योरिटी और चीजों के लिए खर्च करेगा। ठीक है, अब देखो यहां पे 3 सेक्टर्स आ गए हैं इकोनॉमी के, प्रोड्यूसर, लेबर और स्टेट। यहां पे एक चीज समझो, जो ये लेबर है और कंज्यूमर है बेटा, इनकी जो पॉपुलेशन है वो स्पीड से बढ़ेगी, बढ़ती ही है। और अगर पॉपुलेशन बढ़ी है तो कॉमन सी बात है डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ी है तो प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जब प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तभी बेनिफिट बढ़ जाएगा, लाभ बढ़ जाएगा। तो हमारे प्रोड्यूसर को अपना बेनिफिट बढ़ाना है, अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है। बढ़ेगा कैसे? आधा पैसा टैक्स दे दिया है, आधा पैसा दे दिया है सैलरी में, और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा। तब ऐसे में यहां पे रोल आता है बेटा एक संस्था का जिसे कहा जाता है मनी मार्केट। आज के जमाने में इसे कहते हैं बैंक।
ठीक है। प्रोड्यूसर इनके पास जाएगा किस चीज के लिए, लोन की गारंटी करने के लिए। मनी मार्केट इन्हें क्या देगा, लोन। प्रोड्यूसर उसे करेंगे कहीं इन्वेस्ट, इन्वेस्टमेंट होगा तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन हो रहा है। प्रोडक्शन होने का मतलब क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है। एम्प्लॉयमेंट होने का मतलब क्या है ना, ये इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट होगा तो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन मतलब एम्प्लॉयमेंट हुआ है, एम्प्लॉयमेंट का मतलब कहीं ना कहीं एक सेकेंड क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं इनकम हुई है। इनकम हुई है तो दो चीजें होंगी बेटा, एक तो डिमांड बढ़ जाएगी, है ना, दूसरा ये होगा सेविंग। सेविंग कहां, बैंक में। बैंक उसे किसी और को क्या देगा, लोन। लोन फिर कहां होगा, इन्वेस्ट। और ऐसे ही इकोनॉमी का एक सर्कल शुरू हो जाएगा, है ना। ऐसे ही इकोनॉमी का एक सर्कल शुरू हो जाएगा बेसिकली, ऐसे इकोनॉमी का एक सर्कल शुरू हो जाएगा। समझ गए, यहां तक की चीजें क्लियर है, यहां तक समझ गए हम, ठीक। कि प्रोड्यूसर है, लेबर है, स्टेट का रोल, मनी मार्केट और इकोनॉमी कैसे रन करती है। लेकिन मुझे ये बताना छोड़ो कि क्या यहां तक इस पूरे सेक्टर में, यहां तक जहां तक हमने बात की, हमने क्या विदेश से कोई भी चीज ली या दी, नहीं। तो बेटा जब किसी अर्थव्यवस्था का संचालन एक निश्चित क्षेत्र में हो जाता है, वह अपने उस क्षेत्र से, भौगोलिक क्षेत्र बंधी होती है, और किसी विदेश से उसका किसी प्रकार का आयात निर्यात एवं या फिर कोई भी कनेक्टिविटी नहीं होता है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम कहते हैं क्लोज इकोनॉमी या बंद अर्थव्यवस्था, ठीक है। जो कि भारत की कब से कब तक थी, जो कि भारत की थी 1947 से लेके 1991 तक। 1947 से लेके 1991 तक भारत की यही बंद अर्थव्यवस्था थी। अब देखिए मैंने आपको दो चीजें बता दी, एक तो वस्तु विनिमय और दूसरा बंद अर्थव्यवस्था। फिर बात आएगी कि खुली अर्थव्यवस्था क्या होता है। तो जब इसी सेक्टर में विदेश जुड़ जाए, इसमें कौन जुड़ जाए, इसी सेक्टर में विदेश जुड़ जाए, फॉरेन सेक्टर जुड़ जाए, सेक्टर जुड़ जाए, ठीक है, और यहां से चीजों का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होने लगे, तो इसे कहा जाएगा खुली अर्थव्यवस्था, जो कि हमने 1951 में अपनाई, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था कैसे रन करती है, ये चीजें हम समझ गए, ठीक। बाकी अगर आपको प्रिंटेड नोट चाहिए, क्लासेस आपको ठीक लगी है, तो प्लीज कमेंट में बताएं। जो आपको क्लासेस में कमी लग रही है, आप वो कमेंट में बताएं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी उस परेशानी को हम दूर कर पाए। और आपको जो भी कंटेंट चाहिए, अगर ये सब चाहिए, चीजें प्रिंटेड चाहिए, आप चाहते हैं कि मैं आपको लिखाऊं भी, तो प्लीज आप कहें, मैं आपको सारी चीजें, जैसे ऑनलाइन क्लासेस में आप पेमेंट देके पढ़ते हैं, वो लिखवाते हैं, मैं सारी चीजें वैसे ही लिखवाऊंगा, वैसे ही आपका एक प्रॉपर सेक्टर चलेगा, ठीक है। चल बाकी ये नोट्स आप बनाते रहे। अब देखिए ये आप समझ गए। अब हम ये कहते हैं कि आजादी के वक्त हम थे कैसे, क्या खुली अर्थव्यवस्था थे, बंद अर्थव्यवस्था थे। देखो 1947 के बाद की बात तो मैंने बताई थी कि हम बंद अर्थव्यवस्था थे। उस समय हमारी कंडीशन क्या थी, हमें यह समझना है। देखिए आजादी के पहले, इस टाइम पीरियड के पहले 1947, 50, इस टाइम पीरियड के पहले की बात करें तो हम क्या थे, हम तो बेटा उपनिवेश। हम क्या थे, हम उपनिवेश थे। किसके, ब्रिटेन के। हमारा सारा कंट्रोल किसके पास था, ब्रिटेन के। उन्हें यहां आने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि भारत के पास रिसोर्सेस थे। भारत एक बंद अर्थव्यवस्था की तरह उसके पहले भी, लेकिन हाँ ट्रेड भी हमारा होता था, उतना नहीं, लेकिन हाँ ट्रेड होता था। हम काफी अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे थे, और उनकी नजर हम पर पड़ी इस सोने की चिड़िया पर। वो आए, उन्होंने अपनी पॉलिसी, अपनी शोषणकारी नीतियां यहां पर लागू की, जिस कारण से भारत का शोषण होता है। भारत 200 साल उपनिवेश बनकर रहा, गुलाम बनकर रहा, जिसके कारण क्या हुआ, भारत का शोषण हुआ। जिसके कारण क्या हुआ, भारत का शोषण हुआ, और भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से क्या हो गई, चरमरा गई। जैसे आपको याद होगा, आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी है, तो अंग्रेजों ने कृषि को आगे बढ़ाने के लिए कोई खास काम किया नहीं। हमारे इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाया, कैसे, क्योंकि टैक्सेस मैक्सिमम थे, इंडस्ट्री वीक हुई। भारत आजाद होते समय भी विखंडित हुआ, टूटा। हमारे कच्चे माल हमसे दूर गए, साक्षरता दर बहुत कम थी। क्यों, सब इनके कारण, इस उपनिवेशवादी का। 1947 में इस उपनिवेशवादी बातों का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ा,
जिसका हमें इम्पैक्ट क्या देखने को पड़ता है, इन सब चीजों का हमें इम्पैक्ट क्या देखने को मिला, इम्पैक्ट था बेटा हमारे यहाँ लिटरेसी रेट कम थी, केवल 17% लोग थे जो अक्षर पहचानते थे। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर पर ओवरलोड था, ओवरलोड था, बहुत ज्यादा लोग एग्रीकल्चर पर टिके हुए थे, ठीक है, ज्यादा लोग एग्रीकल्चर पर टिके हुए थे। ये अच्छी बात नहीं थी, नेगेटिव बात थी। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री हमारे यहाँ क्या थी, इंडस्ट्री खत्म हो चुकी थी। भारत का क्या हो गया था, भारत का डिवीजन हो चुका था, ठीक है, भारत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं थी। तो जब ये सारी चीजें होंगी तो आपको लगता है कि भारत बहुत बेहतर कंडीशन में रहा होगा आजादी के समय। उस समय हम क्या उपजा रहे थे, लगभग अगर हम बात करें जो एग्रीकल्चर काम होता था वह 43.6% लैंड पे हम एग्रीकल्चरल चीज करते थे, जिसमें से 80% हमारी फूड क्रॉप होती थी, है ना, और जो हमारे 20% थे वही हमारे जो है नगदी फसल हुआ करती थी। बस मैक्सिमम चीज हम सिर्फ अपने खाने के लिए ही कर रहे थे। मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट कहां से आ रहा था, एग्रीकल्चर से। ये तो अच्छी बात नहीं होगी ना, नहीं भाई ये अच्छी बात नहीं थी। अच्छी बात क्यों नहीं थी, क्योंकि वो एक प्रकार की छिपी बेरोजगारी थी, एक प्रकार की छिपी बेरोजगारी थी। तो आज फिलहाल यहीं तक है। हम हमने आज सीखा क्या क्या है, अगर हम चीजों को देख ले तो, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे हमें आगे बढ़ना है। तो हमने ये देखा कि अर्थव्यवस्था में कितने सेक्टर से बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है ना। बार्टर सिस्टम किसको कहते हैं, 1947 में इंडियन इकोनॉमी की सिचुएशन कैसी थी, है ना, हम उपनिवेश से आजाद हुए, आजाद होके हमने क्या किया, अपने भारत को अपने हाथ में चलाने की जिम्मेदारी ली, और उसका जिम्मेदारी के पहले हमें प्रभाव देखना पड़ेगा ना, उसका प्रभाव क्या था, प्रभाव क्या मिला, लिटरेसी रेट कम, एग्रीकल्चर कम, इंडस्ट्री कम, भारत का डिवीजन मतलब जो हमारा रॉ मटेरियल का क्षेत्र था वो भी हमसे अलग हो गया, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी तो लोग इन्वेस्ट नहीं करते थे, एग्रीकल्चर पर कितना हम क्या उपजा रहे थे, है ना, जैसे चावल, अफीम, इन सब चीजों का उत्पादन यहाँ पे ज्यादा हो रहा था। तो क्या बहुत अच्छी स्थिति में थे, नहीं, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं थे। इस कंडीशन में हमें भारत मिला चलाने को। फिर क्या हुआ, जब हम आजाद हुए, आगे बढ़े, इन परिस्थितियों में भारत हमें मिला तो हमने कहा कि नहीं यार ऐसे काम नहीं चलेगा, हमें आगे बढ़ना है, हमें इन मुश्किलों से, इन परेशानियों से हटके आगे बढ़ना है। और भारत ने सोचा कि अब वो क्या करेगा, अब वो करेगा ग्रोथ, और ऐसी ग्रोथ करेगा कि दुनिया देखेगी। भारत बताएगा कि ग्रोथ किसे कहते हैं, किस प्रकार से आगे बढ़ेगा, दुनिया के लिए एक माइलस्टोन वो खुद बनेगा, और वो बना भी बहुत हद तक। हाँ कुछ कमियां नहीं है, उन कमियों को देखेंगे, लेकिन परिस्थितियां हैं वो तो होनी है, ठीक। तो ग्रोथ, और ग्रोथ के साथ साथ भारत सरकार ध्यान देगी किस पे, डेवलपमेंट पे। तो ये है आपका अगला टॉपिक, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसे हम शुरू करेंगे कल। ओके, जय हिंद। ऐसे छोटी 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 क्लासेस से। हाँ अगर आपको चीजें ठीक लगी तो आप प्लीज कमेंट में बताइएगा, अगर आपको चीजें ठीक लगी है तो प्रॉपर 2 घंटे का बैच भी हम लॉन्च करेंगे, मतलब यही बैच जो है वो 2 घंटे का हो जाएगा, फिर 2 घंटे के आपके बैचेस मिलेंगे आपको प्रॉपर क्लास। बट आपका सपोर्ट हमें चाहिए होगा। हाँ जो मैंने फैक्ट्स लिखाए हैं पीछे, जो स्टोरीज लाइन मैंने क्रिएट की है, प्लीज उन्हें समझ लीजिएगा, क्योंकि यूपीएससी ने पूछा है वस्तु विनिमय किसे कहते हैं, खुली अर्थव्यवस्था के कितने सेक्टर्स हैं, बंद अर्थव्यवस्था के कितने सेक्टर्स हैं, ये पूछा हुआ है, कितने क्षेत्र पर खेती होती थी। ये छोटे मोटे फैक्टर, यूपीएससी देखो सिर्फ बड़े क्वेश्चन नहीं पूछता, वो छोटे प्रश्न भी पूछता है, और सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो कल क्लास करेंगे, क्लास के साथ साथ हम डिस्कशन करेंगे कुछ क्वेश्चन पे यूपीएससी के मेंस और प्री के, कैसे हमें पढ़ना है, कैसे हमें टैकल भी करना है उनको, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे, जय हिंद।